स्वागत है आप सबका तेज क्लासेज में। आइए हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सहायक संधि और लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में। सहायक संधि के प्रत्येक बारीकियों को, चाहे बहुवैकल्पिक प्रश्न हो अथवा मुख्य परीक्षा में लिखे जाने वाला प्रश्न, सारी प्रश्नों का समाधान आपको मात्र एक वीडियो में मिलेगा। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सहायक संधि के पृष्ठभूमि को पहले हम समझ लेते हैं। तो माना यह जाता है कि भारत में जो सहायक संधि थी उसका प्रणेता या एक तरह से अप्रोड रूप में लागू करने का श्रेय डुप्ले को दिया जाता है। डुप्ले जो कि फ्रेंच गवर्नर हुआ करता था, फ्रांसीसी गवर्नर हुआ था। अच्छा, उसके बाद डुप्ले के बाद कॉर्नवालिस ने भी 1787, कॉर्नवालिस का भी नाम जुड़ता है, कॉर्नवालिस 1787 ईस्वी में इसने कर्नाटक से एक समझौता किया था। उस समझौते में सहायक संधि के कुछ तत्व को देखे जा सकते हैं। उस समझौते में यह बात उल्लिखित था कि बिना कंपनी के निर्देश के या बिना कंपनी के अनुमति के कर्नाटक वैदेशिक संबंध या दूसरे राज्यों से वैदेशिक मामले में कोई निर्णय नहीं लेगा। कुल मिलाकर के उसके विदेश नीति पर नियंत्रण कॉर्नवालिस के द्वारा कर लिया गया था। तो ठीक इसी तरह से कालांतर में जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड वेलेस्ली, और उसका टाइम था लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी का समय, मतलब सहायक संधि को जो वास्तविक स्वरूप देने का जिम्मेवारी या देने का श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड वेलेस्ली को। और इसका टाइम था 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक, और इसने सहायक संधि को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। तो अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि सहायक संधि थी क्या, फिर हम लोग एक एक बिंदु पर बात करेंगे। तो सहायक संधि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसी भी राज्य, भारत में स्थित किसी भी रियासत या राज्य के साथ किया गया एक समझौता था, ठीक है। और उस समझौते में क्या क्या प्रावधान थे उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सहायक संधि की जो मुख्य विशेषता या फिर उसके जो प्रावधान थे उसको हम लोग बारी बारी से समझ लेंगे। एक नंबर बात था कि जो भी राज्य, जो भी रियासत कंपनी के साथ सहायक संधि करता था उसे अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। पहला नंबर बात। दूसरी बात कि ये जो ब्रिटिश सेना, मान लीजिए कि अगर कोई राज्य है जैसे हैदराबाद, सबसे पहले सहायक संधि करने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वह निजाम, हैदराबाद के निजाम को दिया जाता है। मतलब जैसे ही हैदराबाद ने अगर कंपनी के साथ सहायक संधि किया तो अब हैदराबाद को एक ब्रिटिश टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी को रखना पड़ेगा, और रखना था। तो ठीक इसी तरह से जो भी देश या जो भी राज्य या रियासत कंपनी के साथ समझौता करता था, सहायक संधि करता था, उसे एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखनी पड़ती थी, पहली बात। दूसरी बात, यह जो ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी थी उसके खर्च के लिए रुपया देना पड़ता था या फिर भूमि का खंड देना पड़ता था। मतलब यह हुआ कि जो भी राज्य अगर सहायक संधि करेगा उसे अपने भूभाग का एक हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। क्यों देना पड़ता था? तो इसलिए देना पड़ता था कि सैनिक टुकड़ी का खर्च चलाया जा सके। दूसरी नंबर बात। तीसरी नंबर बात कि वैसे भी क्षेत्र या वैसे भी राज्य या रियासत जो बहुत ही छोटे थे उनको नगद धनराशि देनी पड़ती थी। मतलब या तो वो भूभाग दे या फिर नगद राशि, नगद राशि प्रत्येक वर्ष निर्धारित कर दिया जाता था, नगद राशि देना पड़ता था। मतलब पहले नंबर में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। दूसरी नंबर बात थी कि कंपनी को कोई रियासत या राज्य को अपना भूभाग देना पड़ता था या फिर नगद राशि देनी पड़ती थी। तीसरी नंबर बात,
वैदेशिक नियंत्रण कंपनी के हाथ में। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई राज्य, कोई रियासत समझौता करता, उसको जो अधिकार मिले थे दूसरे राज्यों से समझौता करने का, वह समाप्त हो जाता था। मतलब एक तरह से संप्रभुता थी, जो सॉवरेनिटी थी, वह समाप्त हो जाती थी। अब अगर उस सहायक संधि करने वाले राज्य को अपने पड़ोसी किसी भी राज्य से या कहीं के राज्य से कोई समझौता करना पड़ता था, तो उन्हें ब्रिटिश कंपनी के साथ, मतलब ब्रिटिश कंपनी से अनुमति लेनी होती थी, अन्यथा वो समझौता नहीं कर सकते थे। कुल मिलाकर के विदेश नीति या राजनीतिक रूप से पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, किसके द्वारा? इस सहायक संधि के द्वारा। और जो चौथी बात थी, जो चौथा पहलू था इसमें, वह पहलू यह था कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु होता इसके बिल्कुल विपरीत था। होता क्या था कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, वास्तव में जो सैद्धांतिक या औपचारिक रूप से यह था निर्णय कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा या ब्रिटिश सैनिक होगी, टुकड़ी होगी, वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु ब्रिटिश रेजिडेंट खुल करके भाग लेते थे राजनीति में, और राजा को बदलने का प्रक्रिया, राजा को हटाने की प्रक्रिया या षड्यंत्रों का पूरा दौर चलता था। ठीक है, एक तथ्य यह हो गया। पाँचवीं नंबर जो तथ्य है सहायक संधि का, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि सहायक संधि का एक और बड़ा सेटबैक यह था कि अब कंपनी को दूसरे के पैसे से, मतलब दूसरे राज्यों या रियासत के पैसे से अपने सेना को खड़ा करने का अधिकार मिल गया। मतलब यह कि अगर हम मुख्य रूप से अगर इस चार तत्वों को समझ लें, तो एक नंबर सहायक संधि में सहायक संधि करने वाले राज्य या रियासत को सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। दूसरे नंबर में सैनिक टुकड़ी के खर्च के लिए अपने भूभाग को देना पड़ता था या फिर नगद राशि देनी पड़ती थी। तीसरे नंबर में उसका वैदेशिक नियंत्रण या फिर संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। चौथा नंबर बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, और सामान्यतः माना जाता था कि ब्रिटिश रेजिडेंट हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु वह करता था। ये हो गया आपको मुख्य तत्व सहायक संधि का। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसके फायदे क्या थे कंपनी के लिए, और या फिर नुकसान क्या था हम देसी रियासतों के लिए। तो जहाँ तक अब हम अगर इसके फायदे की बात कर लें, तो इस सहायक संधि ने जिस प्रकार से भारत में कॉर्नवालिस को ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करने का श्रेय इस कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका लाभ क्या हुआ, इस लाभ को आप समझ लीजिए तो आप समझेंगे कि कितना बड़ा खेल इस सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली ने किया और कितना मजबूत आधार प्रदान किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो लाभ हुआ यह, किसको लाभ हुआ? कंपनी को। क्या लाभ हुआ भाई? तो पहली नंबर बात तो यह हुई कि जो सैनिक टुकड़ी का निर्माण हुआ वह रियासतों के या दूसरे राज्यों के खर्च पर हो गया। अब मतलब क्या कि एक तो भाई उसके पास मान लीजिए कि 15,000 या 20,000 की सैनिक टुकड़ी अगर खड़ी हो गई, या 5,000 या 7,000, राज्य के हिसाब से ऐसा होता था। जो सैनिक टुकड़ी है वह खड़ी हो गई, मतलब बिना खर्च के खड़ी हो गई। कैसे बिना खर्च के भाई? तो इन टुकड़ी का खर्च तो देसी रियासतों को या उन राज्यों को देना होता था, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, लॉर्ड वेलेस्ली खुद कहता है कि हमने इस सहायक संधि के द्वारा अपने देसी राज्यों माने अन्य राज्यों के सीमा के अंतर्गत अपनी सेना खड़ी कर ली है, जो कि बहुत ही त्वरित, मतलब इसका परिणाम आगे भी चलता है जब मराठों से युद्ध होता है, या फिर कालांतर में भी हम देखते हैं कि जब ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष होता है किसी दूसरे राज्य से, तो वह एकदम से झट से या जल्दी से ही अपने उन राज्यों से जहां सहायक संधि की गई थी वहां से सैनिक टुकड़ियों को वापस मंगा लेते थे और युद्ध में जीत हासिल कर लेते थे। तो यह कहता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि हमने दूसरे राज्यों के खर्च पे सैनिक टुकड़ी जो खड़ी की है, उससे हमको त्वरित सहायता मिल सकता है या त्वरित सहायता मिलेगी।
पहली नंबर। दूसरी नंबर बात। तीसरी नंबर बात कि ये जो सेना थी, जो सैनिक टुकड़ी होती थी, बिल्कुल ही दक्ष और सक्षम थी, सक्षम एवं दक्ष। तो अब क्या चाहिए कंपनी को, इससे बड़ा अब क्या चाहिए भाई? एक तो उसको सैनिक टुकड़ी भी अपना रख लिया, दूसरी बात कि जब चाहिए तब उसका सहयोग ले सकता है, और तीसरी बात कि वो सैनिक टुकड़ी साधारण नहीं है बल्कि पूर्णतः दक्ष है, कॉम्पिटिटिव है और कुशल है। तो बहुत ही शानदार हो गया ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। अच्छा, इसकी अगर हम सेटबैक की बात करें, हानि की बात करें, किसके लिए? राज्यों के लिए, तो बहुत बड़ा हानि हुआ। हानि यह था, अब जो भी राज्य या जो भी रियासत समझौता करता था सहायक संधि, वह पूर्णतः अंग्रेजों के चंगुल में फंस जाता था। अंग्रेजों के जैसे ही सहायक संधि किया, पूर्णतः अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। कैसे फंस गया भाई? तो मान लीजिए कि अब मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए पेशवा, या पेशवा को छोड़िए आप, मान लीजिए कि अब सिंधिया ने 1804 ईस्वी में संधि किया। 1804 ईस्वी में कंपनी के साथ सिंधिया का संधि हुआ, ठीक है। अब सिंधिया को तो भाई यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा, एक सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ेगी जो कंपनी के इशारे पे काम करेगी, ठीक है। तो वैसे में होता यह था कि यह ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी के भय से ये पूरा का पूरा राजनीतिक सिस्टम जो था उस रियासत का या उस राज्य का, वो करप्ट हो गया और बहुत सारे षड्यंत्र होने लगे। कंपनी जिसको चाहती थी उसी को राजा बनाती थी, उसी को नवाब बनाती थी, उसको हटाती थी, और कुल मिलाकर के एक प्रकार से इसका सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो संप्रभुता समाप्त हो गया। किसका? उन राज्यों का या उन देशी रियासतों का जिन लोगों ने सहायक संधि किया। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि अब पूर्ण रूप से जो रियासत थे, चूँकि सहायक संधि में यह प्रावधान था कि यह जो सैनिक टुकड़ी होगी वह उस रियासत का या उस राज्य के आंतरिक मामलों में, मतलब आंतरिक मामलों में अगर किसी प्रकार का आक्रमण होता है या कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। यह तो फाइनल था। तो कुल मिलाकर के हुआ यह कि अब निर्भरता बढ़ गई। किस पर निर्भर हो गई है? मतलब जो देशी रियासत थी या राज्य थे जिन्होंने समझौता किया था, वे लोग पूर्णतः निर्भर हो गए किस पे? मतलब सैनिक सहायता के लिए कंपनी पे, और कंपनी पे निर्भरता होने के कारण उनका एक तरह से संप्रभुता समाप्त हो गया, या ये कह लीजिए कि उनकी अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसको आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्णतः बाधित हो गई या पूर्णतः समाप्त ही हो गई सहायक संधि के कारण। अब ये सारे कोई भी राज्य जहाँ भी सहायक संधि हुआ, कालांतर में जब भी उन लोगों ने विरोध का प्रयास किया तो कुचल दिया गया, क्योंकि इनको कहीं और से तो जाना नहीं था, वहीं सैनिक टुकड़ी थी और सक्षम भी थी, तुरंत उनके देशी सेना को हरा देते थे वो लोग। और इस प्रकार से सहायक संधि का प्रभाव या परिणाम ब्रिटिश रियासत के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बिल्कुल वरदान साबित हुआ, जबकि देशी रियासतों के लिए या छोटे राज्यों के लिए यह बड़े अभिशाप से कम नहीं था। अब हम लोग छोटे छोटे तथ्यों को भी देख लेते हैं। यह जो सहायक संधि है सबसे पहले माना जाता है 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा किया गया। अर्थात यह प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप से कि सबसे पहले सहायक संधि किसने किया, तो सबसे पहला जो सहायक संधि था वह 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा किया गया था। उसी तरह से आगे 1799 में 1799 ईस्वी में मैसूर और तंजौर दो क्षेत्र थे, मैसूर और तंजौर। जैसा कि आप लोगों ने पहले इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से कर्नवालिस के द्वारा, ब्लेस्ली के द्वारा 1799 ईस्वी के संघर्ष में मैसूर को तबाह कर दिया गया था और टिप्पू को समाप्त कर दिया गया था। तो टिप्पू को समाप्त करने के बाद उन सारे क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था। उनमें से छोटे से मैसूर का एक पार्ट लेकर के वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज तृतीय को बैठा दिया गया था और उसके साथ एक सहायक संधि की गई थी जिसको हम लोग मैसूर के सहायक संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद और भी संधि हुए, जैसे कि पेशवा के साथ हुआ, भोंसले के साथ हुआ, सिंधिया के साथ हुआ। तो पेशवा के साथ
भी सहायक संधि हुई 1802 ईस्वी में, जो बसीन की संधि हुई जिसमें पेशवा पराजित हो गया था और सहायक संधि उसको करना पड़ा था। उसी तरह से भोंसले के साथ 1803 ईस्वी में सहायक संधि करनी पड़ी, कंपनी को मतलब भोंसले को करना पड़ा था। ठीक उसी तरह से सिंधिया के साथ भी, जो ग्वालियर के सिंधिया थे उनके साथ समझौता हुआ 1804 ईस्वी में सहायक संधि हुई। इसी प्रकार से अन्य कई छोटे छोटे राज्य थे जिनको सहायक संधि करनी पड़ी थी, उनका भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, मछेड़ी, स्वयं कर्नाटक भी था, तंजौर भी था। तो इन सारे क्षेत्रों को नाम आपको याद रखने हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे।